नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम, नाम है थर्मामीटर दिल्ली वाला। अब मैं ये अक्सर कहता हूं, यूट्यूब पे यहाँ वहाँ आपने मुझे ये कहते हुए सुना होगा कई बार। बहुत सारे भतेरे प्रोग्राम है इधर उधर यूट्यूब पे। दिल कमजोर हो तो मेरा वाला मत देखा कीजिए, थोड़ी टीआरपी कम आ जाएगी, हम बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन आपका ऊंच नीच कुछ हो गया, बीपी बढ़ गया, घट गया, दिल की धड़कनें बढ़ गई, घट गई, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और उसके बाद भी दिल ना माने तो बीपी की दवा और एक गिलास पानी साथ में रखिए और ये कार्यक्रम देखिए। मेरे पास नीम के पत्ते, करेले का जूस, यही सब है। मेहमानों का स्वास्थ्य का ध्यान रखना होता है कि उनका बीपी, डायबिटीज है ना, ये सब शुगर लेवल सब कंट्रोल में रहे। अब आज जिनको हम थर्मामीटर लगाने आए हैं उनकी चर्चा बड़ी जोर शोर से हो रही है। विपक्षी खेमे में तो जो है सो है, लेकिन आपको पता है कि जो मोहब्बत होती है, बेइंतहा इश्क, वो सिर्फ पड़ोसी के यहाँ नहीं, अपने घर में भी होती है। हम भिवानी महेंद्रगढ़ में हैं और इस वक्त महेंद्रगढ़ में कांग्रेस की जो लिस्ट है, टिकटों की लिस्ट, वो आने में बड़ा देर हुआ। अब आपको पता है कि भिवानी महेंद्रगढ़ में और भिवानी में चौधरी बंसीलाल की चौधर रही है। श्रुति चौधरी यहां से कांग्रेस के टिकट पे लड़ती रही हैं, लेकिन इस बार उनका टिकट कट गया। और पिछले कई महीनों से किरण चौधरी, श्रुति चौधरी पूरे इलाके में कैंपेन कर रही थी, तैयारी कर रही थी, कह रही थी जी टिकट तो हमें ही मिलना है। लेकिन महेंद्रगढ़ में एक हल्की दाढ़ी या घनी दाढ़ी वाले एक आदमी अपने फार्म पे बैठ के मुस्कुराते रहे, और पता नहीं उनमें कौन सा एंगल था कि वो बड़े कॉन्फिडेंट थे कि जी लिस्ट का इंतजार कीजिए। बहरहाल भिवानी महेंद्रगढ़ में पहली बार ये हो रहा है कि चौधरी बंसीलाल परिवार का कोई भी आदमी प्रत्यक्ष या परोक्ष चुनाव में नहीं है, और कांग्रेस की टिकट मिल गई रौदान सिंह जी को। अब आपको पता है किरण चौधरी भावुक हैं, कह रही थी कि अब तक के चुनाव में जैसे रौदान सिंह जी ने हमारी मदद की है, उससे बढ़ चढ़कर हम रौदान सिंह जी की मदद करेंगे। तो आइए थर्मामीटर लगा रहे हैं भिवानी महेंद्रगढ़ से कांग्रेस के कैंडिडेट और महेंद्रगढ़ से अभी मौजूदा एमएलए भी हैं रौदान सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद साहब। तो किरण चौधरी जी को तो जानते ही होंगे आप? बहुत अच्छी तरह से जानते ये माइक थोड़ा नजदीक रखिए। बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ठीक है। वो कह रहे थे कि जिस तरीके से दान सिंह जी ने मदद की है ना, अब आपने उनकी अच्छी मदद की होगी, तो वो कह रहे हैं कि भाई छोटा भाई है, तो इस बार हम भी जो है उनकी उससे बढ़ चढ़कर मदद करेंगे। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। हमने उनकी मदद की थी और मैं समझता हूं कि उन्होंने बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स के साथ में ये बात कही है कि मैं भी उनकी मदद करूंगी। देखिए, टिकट का देना न देना ये प्रेरोगेटिव तो पार्टी का है जी। एक क्षेत्र में एक ही आदमी को टिकट दी जाती है, तो ये सोच पार्टी की थी। उन्होंने क्या पैमाना लिया, क्यों ऐसा हुआ, क्यों इस तरह सिलेक्शन किया, ये हमारा नहीं, ये पार्टी का फैसला था। और मैं गारंटी से कहता हूँ कि बिल्कुल, क्योंकि वो कांग्रेस की नेता हैं, समझदार हैं, और जिसकी कांग्रेस में आस्था है वो निश्चित तौर पे कांग्रेस की ताकत के साथ मदद करेगा। टिकट मिलने के बाद बातचीत हुई कुछ? हुई बहन मेरी बात जी से एक बार कुछ नहीं, आशीर्वाद लिया कि हाँ, एक बार बहन नहीं, जी पूरा आशीर्वाद रखना, हाँ, पूरा मैंने भी आपकी मदद की थी। हाँ। इस बार वो होता है ना, जैसे आपके घर में शादी हो तो हम कुछ न्योता देते हैं, हमारे घर में शादी हो तो आप भी उसमें 2 रुपया बढ़ा करके न्योता देते हैं। तो वो बात हुई बहन जी से? हुई मेरी बात, एक बार नहीं 2 बार हुई। तो बहुत खुश होंगे कि छोटे भाई को टिकट मिल गई। बिल्कुल बिल्कुल। अरे भाई, एक तरफ बेटी को मिले या छोटे भाई को मिले। देखिए, ऐसा श्रुति हमारी बेटी है, और 5 तारीख को उन्होंने अपने क्षेत्र तोशाम के अंदर हमारी वर्कर मीटिंग रखी हुई है, और इसमें कोई दो राय नहीं, निश्चित तौर पे कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस की मदद करेंगी, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं, पॉजिटिव सोच के साथ में काम करेंगे। तो ये आपको एहसास था कि ये टिकट आपकी झोली में आ जाएगा या आपको मिल जाएगा? देखिए, श्रुति को का कट जाएगा? नहीं, देखिए, आशा
तो हमेशा रहती है आदमी को। जब प्रयास किया जाता है तो उसके अंदर ये पार्टी के ऊपर तो आप किस तरह से लड़ना बढ़ेगा। चाहते थे? हाँ, लड़ना चाहता था, नहीं चाहता हूँ। हाँ मैं ठीक है, चाहता था, मैं कह रहा हूँ पहले के हिसाब से जब टिकट की घोषणा, अब तो लड़ ही रहे हैं ना, अब चाहता हूँ कि अब तो आप लड़ रहे हैं, तो पहले से भी आप चाहते थे कि मतलब? हाँ जी, बिल्कुल चाहता था। अच्छा, उसकी वजह? उसकी वजह ये थी कि थोड़ा माइक करीब रख उसकी वजह ये थी कि पार्टी की तरफ से ये आदेश था कि जो व्यक्ति पार्लियामेंट लड़ना चाहते हैं, मेरे भाइयों ने मुझे 4 बार विधायक बनाया यहाँ से, और फिर ये कहने लगे कि भाई अब की बार तो आपको संसद के अंदर चुनाव लड़ना चाहिए और निश्चित तौर पे हम आपके साथ रहेंगे। तो हमने इसको बड़ा उचित और उपयुक्त समय समझ करके इसके लिए अप्लाई किया, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पार्टी हाईकमांड का, जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि उन्होंने मुझे उम्मीदवार बनाया। जो कांग्रेस में जो लोग हैं, या जो खास करके, ये तो टिकट तो भाई पार्टी का अंदरूनी मामला है, जो कांग्रेस के लोग हैं वो ये कहते हैं कि राव दान सिंह जी को टिकट इसलिए मिला क्योंकि वो हुड्डा साहब के दिल में बसते हैं या उनके बहुत करीबी हैं, और किरण चौधरी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का 36 का आंकड़ा आप जानते हैं ना, अपनी पार्टी में जैसे शोले फिल्म था, उसमें धीरू भी, जय भी, गब्बर भी, रामनाथ नाई भी, वो अंग्रेजों के ज़माने का जेलर भी, तो कांग्रेस, हरियाणा कांग्रेस में सब लोग हैं, कहते हैं कि राव दान सिंह हुड्डा जी के दिल में बसते हैं, बड़े करीबी हैं, और 36 का आंकड़ा है किरण चौधरी से, इसलिए हुड्डा साहब की इस बार ऐसी चली कि जितने कांटे थे अपने अंदर वो सब कांटे निकाल दिए। देखिए, जहाँ तक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की बात है, वो हमारे बड़े भाई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, और एक परिवार के सदस्य की तरह से वो हमें लेते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जहाँ तक 36 के आंकड़े की बात आई, कांग्रेस पार्टी में विचारों में भिन्नता हो सकती है, मन में कोई भेद नहीं है। जो सिलेक्शन हुआ है उसके अंदर हुड्डा साहब अकेले नहीं थे, इसके अंदर एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के माध्यम से इसका सिलेक्शन हुआ है, और मैं समझता हूँ ये बहुत सोच समझ के साथ उन्होंने किया है। उसके पीछे रीजन्स क्या हैं, उसके पीछे आर्गूमेंट्स क्या है, उसके पीछे मेरिट्स क्या है, ये तो सिर्फ कांग्रेस की हाईकमांड जानती है कि उन्होंने फैसला किस आधार पे किया है। लेकिन मैं इसके अंदर मानता हूँ कि हुड्डा साहब का और किरण जी का कोई गतिरोध कहीं इसके अंदर नहीं है। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब कांग्रेस की लिस्ट आई तो हुड्डा जी के एक बड़े करीबी मित्र हैं फरीदाबाद में, करण सिंह दलाल, उन्होंने पंचायत बुला ली। आपके बड़े भाई हैं कैप्टन अजय यादव, वो बेचारे बड़े दुखी हो गए, गुड़गांव से टिकट कट गया। श्रुति चौधरी का यहाँ टिकट कट गया। तो ये टिकट आने के बाद कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग हैं। उधर हुड्डा जी के एक और मित्र हैं कुलदीप शर्मा, उनका टिकट कट गया करनाल से। तो ये जितने मित्र हैं इनका टिकट जो है एक एक करके कट गया। देखिए, टिकट तो एक को ही मिलना है जी, चुनाव भी एक नहीं लड़ना है। जिसको नहीं मिलता है कुछ क्षण के लिए जरूर सोचता विचारता है, लेकिन इनमें से एक भी आदमी कांग्रेस से बाहर नहीं है, और आप देखेंगे कि सब के सब कांग्रेस के उम्मीदवार की बड़ी ताकत से मदद करेंगे। और हुड्डा साहब की बात, उनका सिर्फ एक व्यू है, वो अपनी तरफ से सलाह देते हैं, लेकिन फैसला हाईकमांड करती है, जिसके अंदर उनको शामिल किया जाता है, क्योंकि सीएलपी के नेता हैं। पीसीसी का प्रेसिडेंट और सीएलपी नेता उस मीटिंग के अंदर सम्मिलित रहते हैं, और पार्टी हाईकमांड मेरिट के ऊपर पे डिसाइड करती है। ये मैं कह सकता हूँ, नाराज़गी कोई नहीं है, गारंटी के साथ बोलता हूँ। ये चुनाव जो है ये गुणा भाग है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है ना, कि जो जातीय समीकरण, कई लोग ये कह रहे हैं आपके खेमे वाले कि भाई दान सिंह जी आएंगे। अब ये भिवानी महेंद्रगढ़ की बनावट ऐसी है कि भिवानी में 4 और चरखी दादरी में 1, यानी उस इलाके में 5 हल्के हो गए और महेंद्रगढ़ में 4 हो गए। अब वो कहते हैं कि एक जातीय समीकरण के तहत राव दान सिंह फिट होते हैं, इसलिए कि दान सिंह प्लस भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दो जो जातीय समीकरण है वो बड़ा कंफर्टेबल पोजीशन में या स्थिति में दान सिंह को लेकर के जा सकते हैं। दान सिंह अपनी ताकत महेंद्रगढ़ की तरफ लगाएं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो भिवानी की तरफ से लगाए। हालांकि किरण चौधरी से जो लोग उनको टिकट ना मिलने से नाराज हैं, वो कितना नुकसान होगा वो देखना होगा। क्या ये एक जातीय समीकरण, ये एक सोच थी आपको टिकट देने के पीछे? नहीं, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस पार्टी एक सेकुलर पार्टी है, जो जाति और धर्म के आधार पे नहीं, व्यवहार और इमेज के आधार के ऊपर फैसला करती है। यहाँ पर हमारा नारा है, न जात पर न पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। कभी हमने इस तरह का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की बात नहीं की है,
और गारंटी से उन्होंने जो फैसला लिया है बड़े विवेक और सोच के साथ लिया है। इसमें कोई जातीय समीकरण नहीं। ये तो भाजपा का आप लोग कह रहे हैं कि प्रोपगंडा है, डिवाइड एंड रूल। वो पार्टियों में बांटना चाहते हैं, वो जातियों में बांटना चाहते हैं, वो धर्म में बांटना चाहते हैं। हमारी पार्टी का ऐसा कोई लक्ष्य नहीं। ठीक है, आपने सुना होगा मोदी जी का नारा है गारंटी, मोदी की गारंटी 400 पार। अब कई लोग ये कहते हैं कि इस चुनाव में चूंकि केंद्र में सरकार बननी है, एक प्रधानमंत्री बनना है, इसलिए कैंडिडेट कई बार गौण हो जाता है या उसका महत्व कम हो जाता है, और जो दिल्ली में सरकार बननी है या जो प्रधानमंत्री बनने हैं वो चुनाव का मुख्य विषय हो जाता है। बीजेपी के जितने लोग हैं या जो समर्थक हैं, है ना, सबके समर्थक हैं, कांग्रेस के भी हैं, बीजेपी के भी, INLD, जेजेपी, जितनी पार्टियां, BSP, सबके हैं। तो जो बीजेपी के समर्थक है वो ये कहते हैं कि भाई साहब ये चुनाव दिल्ली का है, प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये महत्वपूर्ण है, कैंडिडेट महत्वपूर्ण नहीं है। अगर ये सोच अगर चल गई और फिर वहां पर कैंडिडेट, अगर प्रधानमंत्री की बात होगी तो नरेंद्र मोदी हैं, राहुल गांधी हैं, अरविंद केजरीवाल, ये जो लोग हैं, ये वो आधार हो जाए अगर चुनाव का, उसका नफा होगा या नुकसान होगा आपको? देखिए, पहली बात तो जो आप 400 पार के नारे की बात कहते हैं, ये एक जुमला है। जैसे कि पिछली बार विधानसभा के चुनाव में उन्होंने 75 पार का नारा दिया और फिर सीट कितनी आई, 40। उसी तरह से अब की बार 400 पार का नारा है, ताकि लोगों को भ्रमित किया जा सके कि 400 नहीं तो 350, 350 नहीं, 300 नहीं तो 300 आएंगी और हम सरकार किसी तरह से इसकी बन जाएगी। लेकिन आज जो हकीकत है वो ये है कि सरकार नहीं आ रही है और सीट 400 के बजाय 200 भी पहुंच जाएं तो ये बहुत बड़ी बात होगी। राजवाल, आपने चुनाव उसका अभी ये इशू है, ये चुनाव पार्टियों का नहीं है, ये चुनाव दो विचारधाराओं का है और ये चुनाव जनता वर्सेस भाजपा का है। लोग जनता के साथ हैं और जनता जब साथ है तो भाजपा कहाँ रहेगी, ये आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से। ये चुनाव 100% जनता वर्सेस भाजपा है। ये चुनाव प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये भी तो है ना, इस चुनाव से ही तय होगा कि प्रधानमंत्री कौन होगा। आप प्रधानमंत्री के तौर पे नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं, आप प्रधानमंत्री के तौर पे अरविंद केजरीवाल को, राहुल गांधी को, ममता बनर्जी को। अभी आपका जो इंडी गठबंधन हुआ उसमें तो प्रधानमंत्री कौन होगा या कौन चेहरा ये भी तय नहीं है अभी। लेकिन मैं बताता हूँ आपको, देखिए पिछली बार कुछ और परिस्थितियाँ थी, तब तो राष्ट्रवाद और पुलवामा का एक इशू था, उस टाइम पे ये हो गया। अब की बार 1 to 1 है, बीजेपी वर्सेस इंडिया ब्लॉक, मैक्सिमम पूरे नेशन वाइड यही एक कॉम्बिनेशन है, यही एक कंपटीशन है। उसके अंदर इंडिया ब्लॉक की सीटें जीत करके आएंगी। प्रजातांत्रिक तरीके से जो नेता डिजर्व करेगा उसको इंडिया ब्लॉक की तरफ से प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बना दिया जाएगा और उसका सिलेक्शन होकर प्रधानमंत्री बन जाएगा। इसमें कोई शक नहीं। बहुत देख लिया 10 साल भाजपा को, अब लोगों ने मन बना लिया है कि वो इंडिया ब्लॉक से जो भी आदमी आएगा मेजोरिटी से, उसको प्रधानमंत्री का चेहरा बनाएंगे। वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी तो हमारी तरफ से प्रधानमंत्री डिक्लेयर्ड है, लेकिन उनसे पूछिए कि अगर जीत गए तो उनका प्रधानमंत्री होगा कौन। पब्लिक ये तो जाने कि अगर इंडी गठबंधन जीता तो हमारा प्रधानमंत्री कौन होगा, वो आप लोग बता नहीं पा रहे, इसलिए कि अभी सर फुटअव्वल हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। हमारे नेता बड़े संजीदा और समझदार हैं, अपनी परिस्थितियां देख करके, और जो मेजोरिटी होगी, जिस आदमी को वो हक देंगे, अधिकार देंगे, वही आदमी सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री का उम्मीदवार चुन लिया जाएगा। और ये मत सोचिए, और अल्टरनेटिव कम्स इटसेल्फ। परिस्थितियां आती हैं। कब किसने सोचा था कि उस टाइम पे ये आपका मोरारजी देसाई जी आएंगे जनता पार्टी के टाइम पे? कौन सोचता था कि इंदिरा जी को राजनारायण ये हरा देंगे? ये परिस्थितियां आती हैं, उन परिस्थितियों के बाद अपना आप सिचुएशन सोल्व होते हुए उम्मीदवार भी आएगा, प्रधानमंत्री भी बनाएंगे और निश्चित तौर पे बहुत सुंदर तरीके से सरकार भी चलाएंगे, मैं गारंटी से कह सकता हूँ। ये ऑपोजिशन के जितने लोग हैं, हालांकि खैर मैं उस पर आता हूँ, लेकिन आपने ये सुना होगा मोदी जी को ये कहते हुए कि जो 2014 का चुनाव था वो एक उम्मीद का चुनाव था, 2019 विश्वास का चुनाव था, अब 2024 गारंटी का चुनाव है। मोदी जी कहते हैं कि बतौर मुख्यमंत्री, बतौर प्रधानमंत्री मैंने काम किया, मेरे अनुभव है, मैंने जो सिस्टम को समझा है, अब जो कह रहा हूं, पहले उम्मीद थी, अब विश्वास हुआ, अब गारंटी है कि जो कह रहा हूं वो हो जाएगा। उन्होंने कहा 370 हटना था, हट गया, है ना। उन्होंने कहा राम मंदिर बनना था, राम मंदिर बन गया। आप 2019 में पुलवामा की बात कर रहे हैं,
तो 2024 में 370 भी हटा, राम मंदिर भी बना, आजकल पूरे हिंदुस्तान में जय श्री राम लोग कर रहे हैं, ये भी तो एक इशू है ना, तब ये इमोशनल हो गया। देखिए, जहाँ तक जय श्री राम की बात है, हम सब यहाँ पर बैठे हैं, जय श्री राम में सबका भरोसा है, वो इशू अब बिल्कुल नहीं है। जहाँ तक सवाल आई गारंटी की, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने गारंटी पिछली बार जो दी थी, उन्होंने दी थी 2 करोड़ लोगों को रोज़गार मिलेगा। वो मिला क्या? उन्होंने कहा था किसान की आमदनी डबल हो जाएगी, वो आई क्या? उन्होंने कहा था विदेश से काला धन आएगा, वो आया क्या? उन्होंने कहा था 15-15 लाख रुपए कि हर आदमी की जेब में चले जाएंगे, हुए क्या? फिर उस गारंटी की क्या सत्यापित करने वाली बात है जिसे कह सकते हैं कि उन्होंने जो कही है वो 100% सत्यापित हो जाएगी? तो आपको लगता है कि वो गारंटी नहीं है? नहीं, हम नहीं मानते, क्योंकि सामने है, ये प्रत्यक्षदर्शी है, ये मेरा कहना नहीं है। ये आम जनता जानती है कि वाकई में ये बात थी। कितनी बड़ी बेरोजगारी आज है, महंगाई आज कहाँ पर है? क्या अच्छे दिनों की बात थी? यही अच्छे दिन है कि एक गरीब आदमी को 2 वक्त की रोटी ना मिले और नौजवान दर के लिए नौकरी के लिए ठोकरें खाता रहे? तो इससे कौन सी गारंटी मानेंगे आप, और कैसे हम मान लें कि गारंटी पूरी होगी? बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि ये जो इंडी गठबंधन हुआ है, सारे नेता ईडी, सीबीआई, आईटी से डरे हुए हैं, और ये जो है मोदी जी कह रहे हैं कि हम करप्शन फ्री करना चाह रहे हैं। ये सब लामबंद हो रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को क्यों पकड़ लिया जी, हेमंत सोरेन को क्यों पकड़ लिया, इसको क्यों पकड़ लिया, उसको क्यों पकड़ लिया, हम करप्शन पे हमला कर रहे हैं। ये कह रहे हैं नहीं जी हमारे वाले को सबको छोड़ दो। वो कहते हैं अभी तो ये ट्रेलर है, पूरी फिल्म आपको इसके बाद देखने को मिलेगी। देखिए, हमारे नेता राहुल जी, जिन्होंने 4000 पदयात्रा से और 6700 किलोमीटर पदयात्रा और बस से इंडिया अक्रॉस इंडिया तय किया है, नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ और ईस्ट से वेस्ट उन्होंने तय किया। और उसने कहा एक ही बात कही है कि डरो मत, क्योंकि जो परिस्थितियां हैं वो संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग से डराने की हैं। मैं गारंटी से कहता हूं ऐसा कुछ भी नहीं है, और निश्चित तौर पे हमारे जो हैं करप्शन के खिलाफ लोग वो लड़ेंगे, और हम आज भी लड़ते हैं। वो सिर्फ इतनी बात कहते हैं, उनका आदमी करप्शन करे, पार्टी में चला जाए तो दूध का धुला हो जाता है, दूसरी जगह रहे तो ये करप्ट हो जाता है। ये परिस्थितियां आम आदमी जान चुका है। इसमें मैं समझता हूँ किसी तरह का कोई बदलाव हो नहीं सकता। लोगों ने मानसिकता से एक मन बना लिया है कि अब की बार भाजपा को हराएंगे, कांग्रेस को वोट दिला के चुनाव जिताएंगे। ये जो करप्शन की बात की आपने, इसको अगर मैं आगे बढ़ा दूं तो हरियाणा में जेजेपी है, आईएनएलडी है या दूसरी पार्टियां हैं, वो ये कहते हैं कि हुड्डा साहब के ऊपर एक केस चल रहा है, अंडर ट्रायल है, और हुड्डा साहब जेल जाने से डर लगता है। आईएनएलडी वाले कहते हैं हम तो 10 साल काट आए हैं, लेकिन हुड्डा साहब को अगर एक दिन जाना पड़ेगा तो उनकी मुश्किल हो जाएगी, उनकी हालत खराब हो जाएगी। इसलिए वो कैंडिडेट सिलेक्शन से लेकर करके हर चीज़ पर्दे के नीचे एक अंडरस्टैंडिंग है बीजेपी के साथ। और ये सिर्फ आईएनएलडी जेजेपी नहीं, आपकी ही पार्टी में जो हुड्डा जी से अलग जो दूसरा खेमा है, वो भी ये दबी जुबान ये कहता है, बाकी तो खुल करके कहते हैं कि हमारे हुड्डा साहब जो हैं वो ईडी से और दूसरी चीज़ों से इतने डरे हुए हैं कि वो बीजेपी के यहाँ सरेंडर है। ये सब जो है ये हाथी का दांत खाने का और दिखाने का, और ये जो आप देखते हैं स्टेटमेंट अखबार में और इधर उधर, ये सब कुल मिलाकर के सिर्फ फेस सेविंग है, वरना हुड्डा साहब तो बीजेपी के इशारे पे काम कर रहे हैं। ये निश्चित तौर पे गलत है, और ये मात्र बीजेपी का प्रोपगंडा है। हुड्डा साहब पे कोई केस दर्ज किया है तो उसकी प्रक्रिया कोर्ट में चली हुई है, और हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है, और कहीं किसी तरह से भी हुड्डा साहब में कमजोरी नहीं है, बड़ी ताकत के साथ लड़ रहे हैं। 10 साल से हमारे संगठन के अंदर जिला प्रमुख और ब्लॉक के नहीं बन पाए थे, लेकिन हुड्डा साहब ने 10 साल के अंदर विपक्ष आपके समक्ष और जन जन सम्मेलन के माध्यम से आज भी कांग्रेस को इतना जिंदा रखा हुआ है कि वो आज इस परिस्थिति में है। आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनाएगा, और आज भाजपा को हरा करके यहाँ 9 हमारी और एक अलायंस की सीट है, 10 की 10 सीट जिताएगा। आप कैसे कमजोर मानते हैं उसको, हुड्डा साहब को? बिल्कुल कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं। हुड्डा साहब टोटली सिद्धांती आदमी है, टोटली कांग्रेसी आदमी है, अपने व्यवहार से और अपनी नैतिकता से काम करते हैं। कानून अपनी प्रक्रिया अपनाए, कानून अपना लेगा, जो दोषी होगा उसको देख लेंगे। ये मेरे मानने नहीं मानने का नहीं है। आप ये सुनते होंगे अभय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, ये सब कहते हैं कि देखिए हुड्डा जी जो है ये कुल मिलाकर के बी टीम है, अंडरस्टैंडिंग है बीजेपी के साथ। ये बात उनसे पूछो। जब विधानसभा में नो कॉन्फिडेंस लाया जाता है तो ये बायकाट कर देते हैं। तो मिले हुए हुड्डा साहब हैं कि वो मिले हुए? अगर वो नहीं मिले हुए हैं तो बैठते वहाँ पर मतदान करते भाजपा के खिलाफ।
ये उनसे आप कैसे मानते हैं कि वो जो कह रहे हैं वही सच है? विपक्ष में वो भी हैं, वो काउंटर विपक्षी अपने टारगेट करते हैं कि हुड्डा साहब को इसी बात के लिए हम कह करके लोगों में शायद भ्रमित कर दें। लेकिन आज पूरा हरियाणा का जन जन इस बात को जानता है कि हुड्डा साहब में किसी तरह की कमी नहीं और बड़ी ताकत के साथ लड़ने वाले नेता हैं और किसी तरह की बात को वो छोड़ना नहीं चाहते, सामना करना चाहते हैं। ये मैं गारंटी से कह सकता हूं। ठीक है, एक और आरोप लगता है हुड्डा जी वाला, चूंकि आप उनके दिल में बसते हैं, मतलब दिल में 2-3 लोग हैं, उसमें एक आप भी हैं, राव दान सिंह भी हैं। अब दिल में आपने उनके कितनी जगह घेरी हुई है ये तो आपका कद बताता होगा। लोग कहते हैं कि आपके कांग्रेस के भी और विपक्षी भी, मेरा धर्म है कि जो आरोप आप लोगों पे आपकी पार्टी पे लगता है वो मैं आपसे पूछूं, आपका क्या पक्ष है। मीडिया जज नहीं है, हमारा काम आपकी बात सुनकर उनकी बात वहां तक पहुंचाना है। वो कहते हैं ये बाबू बेटा, ये जो टिकटों का वितरण भी हुआ है, ये अपने बेटे को आगे सल्तनत देने के लिए जातीय समीकरण तमाम पहलुओं को ध्यान में रख करके ये टिकट का वितरण हुआ है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को स्टैब्लिश कर पाए। एक लक्ष्य उनका मात्र ये रह गया है कि दीपेंद्र हुड्डा स्टैब्लिश हो जाएं। भूपेंद्र हुड्डा जो हैं वो अपनी जिंदगी जी चुके हैं, तो अब चाहते हैं कि अपने बेटे को आगे सल्तनत दे करके जाएं। देखिए, मैं समझता हूँ इसमें कोई दम नहीं। दीपेंद्र हुड्डा तो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हैं, 3 बार लोकसभा जीत चुके, राज्यसभा हैं। अगर उनको किसी तरह की कमी लगती तो वो राज्यसभा को क्यों छोड़ते? फिर दोबारा आ सकते थे। अभी 2 साल तो और बचे हुए हैं उनके। वो जनता के बीच जा करके जनता के साथ रह करके चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसलिए राज्यसभा सदस्य होते हुए भी वो लोकसभा का चुनाव लड़ने लग रहे हैं। इसके अंदर उनको आगे लाने की न लाने की बात ही कहाँ है। लेकिन कहते हैं जो फिरेगा सो चरेगा। सारे दिन दीपेंद्र हुड्डा एक कोने से दूसरे कोने में जाता है, लोगों में उसका प्यार है, उसको मिलता है। अगर इस बात से किसी को परेशानी है तो उसका इलाज तो न हुड्डा साहब के पास है न हमारे पास। ये महान जनता जानती है जो उसके अंदर बात करती है। ठीक है, एक जो धर्मवीर हैं बीजेपी की तरफ से, है ना, एक राव बहादुर सिंह जी हैं जेजेपी की तरफ से, कांग्रेस से टिकट चाहते थे, लेकिन हुड्डा जी के दिल में आपके लिए जो आपने इतना जगह घेरा हुआ है कि दूसरे के लिए जगह ही नहीं है, तो राव बहादुर सिंह को मिल नहीं पाया। तो अब ये लोग कह रहे हैं कि राव बहादुर सिंह राव दान सिंह को डेंट कर सकते हैं, क्योंकि जो जातीय आधार है या जातीय समीकरण है उसमें अब एक चुनाव जब उन्होंने लड़ा था तो 2 लाख के ऊपर वोट लिया था। अगर वो डेंट कर दिया राव बहादुर सिंह जी ने तो फिर डेंट नाम की चीज़ ही नहीं है। वो जिस पार्टी से लड़ रहे हैं उसके बारे में आम आदमी जानता है कि ये वोट कटिंग मशीन है। इनको नीतिगत तरीके से बीजेपी से बाहर भेजा गया ताकि तुम चुनाव लड़के 5% वोट भी लेते हो तो इससे कांग्रेस को नुकसान होगा। लेकिन इस देश की जनता इतनी महान है, एक एक कड़ी को समझती है और उससे पहले उसका समाधान देती है। निश्चित तौर पे जिस दिन परिणाम आएगा उस दिन आप गिन लेना कि कितने वोट काटे और कैसे कटे। मैं गारंटी से कहता हूँ 0% इसका प्रभाव रहेगा। आपको लगता नहीं है कि उसका कोई इम्पैक्ट या आपको दिक्कत हो जाए? क्योंकि बीजेपी अगर ट्रायंगुलर फाइट हो जाए, जो भी पार्टी जहां सत्ता में रहती है तो सत्ता के विरोध में एक वोट होता है, एक सत्ता के पक्ष में। यहाँ चूंकि बीजेपी है तो हम बीजेपी की बात करते हैं, दिल्ली में आम आदमी है या पंजाब में तो फिर वहां सत्ता का समीकरण बदलता है। तो ये राव बहादुर सिंह या और भी कुछ लोग आएंगे, वो आपके जीत के रास्ते में रोड़ा या कांटा साबित नहीं होंगे? नहीं, मैं नहीं समझता। हमारे रास्ते जनता से हैं, जनता का इशारा स्पष्ट है। अर्जुन की आंख की तरह से कोई बीच के अंदर विकेट नहीं डाल सकता, मैं गारंटी से कह सकता हूँ। आप पे एक व्यक्तिगत हमला भी जबरदस्त तरीके से हो रहा है, जिस दिन से आपको टिकट मिलने की उम्मीद थी और आपकी ही पार्टी के करीबियों ने ये शुरू कर दिया। आपके पुत्र हैं अक्षत, उनके ऊपर एक केस चल रहा है। कह रहे हैं कि देखिए कांग्रेस और राव दान सिंह जी एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके ऊपर ये क्या भ्रष्टाचार पे भाषण देंगे, जो खुद भ्रष्टाचार में घिरे हुए हैं, बेटा बेल पर है, आपके वो केस चल रहा है। ये सच है? ये आपके ऑपोजिशन के लोग हमला कर रहे हैं। आपको पता है कि कैप्टन अजय यादव ने पहले कह दिया था, किरण चौधरी ने कह दिया, और आप तो ऑपोजिशन वाले खूब कह रहे हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ तक इस करप्शन की बात करते हैं, केस की बात करते हैं, पहली बात तो उम्मीदवार मैं हूँ, मेरे पे कोई केस नहीं। दूसरी बात, बेटे पे केस है, वो कोर्ट में चल रहा है, मुझे न्यायालय पर पूरा भरोसा है। और जहाँ तक बात आई करप्शन की, 0% नहीं। इस पार्टी का, आप भाजपा की भाषा बोल रहे हैं, मुझे पता है शशि जी,
ये पार्टी भाषा खुद में किसी की नहीं मैं बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ मैं जो सवाल मैं है बता रहा हूँ। वो उठा रहा हूँ। भाजपा की भाषा बोल रहे हैं। अब तो ये तो मेरे तो सुनो एक मिनट, भाजपा मेरे की तो भाषा एक आपके मिनट, सामने रख रहे हैं। अरे सुनो ये तो सही। आरोप है, ये आप नहीं जवाब नहीं, दीजिए। आप ये सुनो तो सही ना मेरी बात। आप मेरे तो बेटे की बात कर रहे हैं, लेकिन कुरुक्षेत्र से क्या है उम्मीदवार की बात? नवीन उसके जिंदल है। हाँ तो नवीन जिंदल है, उनकी बताइए फिर क्या आपकी है? पार्टी से एमपी थे, नहीं नहीं, हमारी पार्टी से एमपी थे, लेकिन प्रधानमंत्री कह के आज- गए थे कोयले में आज गड़बड़ी है। अरे कह के गए थे ना, फिर आपने क्यों टिकट दी अगर आप ऐसी बात करते हो? अरे तो बीजेपी हैं? की टिकट मतलब मतलब क्या बात हुई? आप बीजेपी की टिकट और कांग्रेस की टिकट मैं देता हूँ या आपकी पार्टी के टिकट लोग नहीं देते देता। हैं? जो लोग आरोप लगाते हैं बीजेपी को, उनसे पूछे ये सवाल। हाँ। ये पूछ, उनसे पूछे, हमसे क्यों पूछते हो आप ये बात? मतलब अगर आपके ऊपर आप केस सुनो, होगा देखो। तो आपसे भी पूछा देखिए जाएगा ना। देखिए, सच्चाई बात जब नवीन जिंदल की बात होगी, कोयला से कोहिनूर हो गए, वो मैं आप मेरे एपिसोड उठा के देखिए, मैं पूछता हूं। तो जब वो कोयला से कोहिनूर हो गए तो आप भी अगर मतलब काजू किशमिश पिस्ता हो गए तो पूछना पड़ेगा ना। नहीं, बिल्कुल पूछिए, लेकिन ये भाषा टोटल 100% भाजपा की है। भाजपा का भाजपा ये आरोप क्या है। ये आरोप नहीं है। हाँ। मैं आपको बताता हूँ भाजपा का एक और अजय सिंह, नहीं, किरण नहीं, चौधरी, अरे ये चलो, सब बोल रहे हैं। अजय सिंह की तो छोड़ दीजिए बात। अजय सिंह सुबह क्या कहता है, रात को क्या कहता है, वो उसकी वो बात जानेगा। मैं उस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, भाजपा को जब भी अवसर मिलता है वो मुद्दों को भटकाना चाहती है कि इस पे ध्यान नहीं चला जाए। आज सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? मुद्दा है बेरोजगारी। क्या एक शब्द बोला? कितने लाखों लोग बेरोजगार हैं, लेकिन भाजपा के दिल और दिमाग पे नहीं आती कि एक गरीब आदमी जो मेहनत करके सारे दिन परिश्रम करता है, उसका नौजवान बच्चा रोडों पे दौड़ता है, आज उसके लिए क्या जगह है? अग्निवीर जैसी आपने योजना दे दी, जहाँ पर 4 साल के बाद में आपको वापस भेज देंगे 75% को। उनका भविष्य क्या है? कोई नीति नहीं, कोई पेंशन नहीं, कोई रिटायर्ड पर्सन की बेनिफिट नहीं। फिर आप किस स्कीम के तहत ले जा रहे हैं? और फिर रही महंगाई की बात, गरीब आदमी को कितनी परेशानी है। यही लोग थे जो 400 रुपये के सिलेंडर के ऊपर तो नंगा प्रदर्शन करते थे और आज 1100 रुपये के ऊपर चुप बैठे हुए हैं। हमारे टाइम पे 55 और 50 रुपये डीजल पेट्रोल था, आज इनके 95 और 100 रुपये है। एक शब्द नहीं बोलते उसके ऊपर। इनकी कथनी और करनी में दिन और रात का अंतर है। ये जनता अच्छी तरह से जानती है। भाजपा के चाल चरित्र और चेहरे को निश्चित तौर पे 100 तरह से डाइवर्ट करने की कोशिश करें, जनता नहीं भटकेगी। उसने मछली की आंख की तरह से निशाना बना लिया। 100% वो कांग्रेस के पक्ष में जाएगी और परिणाम बहुत पॉजिटिव आपको नजर आएंगे। जो मसले आप बता रहे हैं, चाहे गैस का या महंगाई का या डीजल का या पेट्रोल का, है ना, आप तो कैंडिडेट हैं, धर्मवीर कैंडिडेट हैं, बाकी सब लोगों को पार्टी ने कैंडिडेट बनाया। वोट कौन देती है? जनता देती है। आप भी डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में अपनी बात रखते हैं, वो भी रखेंगे, वो भी रखेंगे, सब लोग रखेंगे। जनता तय करेगी कि किसको देना है। 2014 में मोदी जी आ गए, 2019 में ग्राफ बढ़ गया, अब 2024 में कह रहे हैं कि अब तो हम 400 के पार जाएंगे। इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद, उनकी हत्या के बाद एक सिंपैथी था, राजीव गांधी मुख्यमंत्री बने और 400 से ज्यादा सीटें आई थी। उसके बाद किसी को नहीं आई। तो ये एक टारगेट रखा हुआ है। जो आप बात कहते हैं, क्या पब्लिक को कन्विंस, यही चीज आप 2019 में कहते थे, आप पब्लिक को कन्विंस नहीं कर पाते या पब्लिक आप पे भरोसा नहीं कर पाती? देखिए मैं बताता हूँ, 2019 का चुनाव टोटल राष्ट्रवाद पर और पुलवामा के ऊपर आधारित था। अदरवाइज तो मैं परिस्थिति उस टाइम भी यही थी कि भाजपा हारने जा रही थी। राजवाल 400 पार का नारा, ये एक जुमला है, इसको सिर्फ बहकाने के लिए है। जैसे कोविड के अंदर कहा उन्होंने कि थाली बजाओ कोविड चला जाएगा। आप मुझे बताइए सच्चाई में, क्या थाली बजाने से कोविड चला जाता है? उनको पता है कि जनता भोली है और उनको आप जो बात कहेंगे, शायद मान ले 400 नहीं 300 नहीं तो 275 आ जाएंगे, तुम्हारी सरकार बन जाएगी। लेकिन मैं गारंटी से कहता हूँ इन सब बातों का पर्दाफाश आम आदमी के दिल पर हो चुका है और वो कतई विचलित होने वाला नहीं है। निश्चित तौर पे भाजपा के खिलाफ और कांग्रेस के हक में मतदान कर रहा है। ठीक है, क्योंकि मेरा ये धर्म है ना। ये अब ये तो मेरा रहता है कि जब मैं कांग्रेस वालों के पास जाता हूं तो वो कहते हैं जी आपको बीजेपी वाले ने खरीद लिया है। बीजेपी के पास जाता हूं तो कहता है ये जी हुड्डा जी ने आपको खरीद लिया है। नहीं, ये तो आप बीजेपी का पक्ष कर रहे हैं। आप बीजेपी के पास जाता हूँ। अच्छा, तो मतलब मैं आपसे नरम नरम सवाल करूं? राव सिंह जी, आप बड़े आदमी हैं, आप बड़े अच्छे हैं, आप बहुत अच्छा मुस्कुराते हैं। अरे मेरा धर्म है कि जो आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं वो मैं आपसे पूछूं। जब ये चौधरी धर्मवीर सिंह जी को जब थर्मामीटर लगाया तो मैंने कहा कि भाई 10 साल एमपी रहे हो, अपना काम बताओ,
कब तक बाबा मोदी के नाम पे दे दे बाबा, मोदी के नाम पे दे दे बाबा करोगे? तो वहां वो जब मैं पूछूंगा तो वो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। मैं ये पूछूंगा कि आप सीएलयू मास्टर के तौर पे जाने जाते रहे तो आपको खराब लगेगा। अक्षत पे केस है, ये पूछूंगा तो खराब लगेगा। हम सच्चाई बयान उधर करेंगे, कोई धर्मवीर बिल्कुल जी को भी नहीं खराब लगेगा। लगता है कि ये मेरा 10 साल का हिसाब मांगते हैं और बोलते हैं कि मोदी के नाम पे दे दे बाबा, मोदी के नाम पे दे दे बाबा। अरे कुछ अपने भी नाम पे मांग लिया करो। 10 साल रहे हो तो जो सवाल आपसे बनेंगे सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे भाजपा का एजेंट कह दीजिए, भाजपा ने खरीद लिया कह दीजिए, वो मैं दिन रात सुनते सुनते मोटी चमड़ी हो गई है। आपको एक तो अक्षत वाला मामला है, दूसरा लोग कहते हैं कि राव दान सिंह जितने दाढ़ी में बाल उतने सीएलयू के केसेस। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं। और ऐसा नहीं है कि आपने मुझसे पहली बार सुना होगा। हमने सुनो मेरी बात। आपने सुना होगा। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ जी, ये 100% इसमें कोई सत्य नहीं है इसके अंदर। और सच्चाई की बात ये, सीएलयू एक प्रक्रिया है जो पहले भी होती रही है, आज भी हो रही है, लेकिन कोई 0% भी लेना देना नहीं। जो फॉर्मेलिटी, जो कानूनी तौर पे एज पर रूल होता था वही काम होता था उसके अंदर, उसमें किसी का कोई लेन देन इस बात के लिए हो ही नहीं सकता। फिर क्यों इतनी लोग चर्चा करते हैं जो आपके विरोधी है? ऑब्वियसली जो आपके विरोधी होंगे वो तो आपका कुछ ना कुछ निकालेंगे कि दाल में, दाढ़ी में बाल सफेद कहाँ है, तिनका कहाँ बता हुआ है। आपके जो विरोधी है वो कहते हैं कि हुड्डा साहब जब चीफ मिनिस्टर थे तो रावदान सिंह जी सीएलयू मिनिस्टर थे। मैंने कहा यार सीएलयू मिनिस्टर कैसे हो सकता है? तो अरे आपको पता नहीं है रंजन साहब, वो सीएलयू मिनिस्टर नहीं। देखिए बिल्कुल गलत बात है, ये ऐसी बातें कर रहे हो भाजपा की। भाजपा के पास तो कुछ है ही नहीं, भाजपा के पास उम्मीदवार ही नहीं है। पूछने की तो बात छोड़ दो, आज 10 उम्मीदवारों में 6 उम्मीदवार तो कांग्रेस के हैं उनके अंदर। आप मुझे ये बताइए भाजपा क्या बोलेगी इस बारे में? कांटे के तौर पे निकाला था, कांटे के तौर पे रोहिंदरजीत सिंह को निकाला। आजकल तो हर पार्टी में कांटा निकाला जा रहा है ना। उधर बीजेपी वाले भी कांटा निकाल रहे हैं, उधर कांग्रेस साहब ने अपना पूरा कांटा वाटा निकाल के साफ कर दिया। एक ऑडियो सुना था ना चौधरी बीरेंद्र सिंह का, घर वापसी के बाद एक ऑडियो सुना। आप मुझे पता है आप जानते सब कुछ है, मुस्कुरा मुस्कुरा करके आप चीजों को दबाते हैं। वो सुना था ना आपने ऑडियो चौधरी बीरेंद्र सिंह वाला? एक बात तो आप मानोगे ना, आप पहले सीएलयू वाला जवाब दे दीजिए फिर इस पे। कोई सच्चाई नहीं इसके अंदर, 0% भी। क्यों आपको इतना लोग टारगेट करते हैं? मैं सीएम साहब के साथ सीएलयू के मसले में अटैच था, कंट्री टाउन प्लानिंग में अटैच था, इसलिए वो बात कह देते हैं। और हुड्डा साहब ने भी ऐसा कुछ नहीं है, एक सीधे तौर पर प्रक्रिया को अपनाते हुए कोई काम किया, इसमें कोई लेना देना नहीं है। समझ के बात। और रही बात ये कि आपके कांटे काटने की, कांग्रेस किसी के कांटे बोती नहीं, किसी के दर्द हो तो निकाल सकती है, लेकिन परेशानी का सबब बन के नहीं काम कर सकती। मतलब कांटा निकालती है कांग्रेस। अगर हुड्डा साहब को पैर में दर्द हो तो इधर से रोहिंदरजीत वाला कांटा निकाल दिया, इस पैर में दर्द हो तो यहाँ चौधरी बीरेंद्र सिंह वाला कांटा निकाल दिया। अरे चौधरी बीरेंद्र सिंह के घर वापसी हुई, वो मतलब हाथ कंगन को आरती, क्या उनका ऑडियो वायरल हुआ कि अगर सोनीपत गए लड़ने तो फिर क्या होगा? नहीं, बात कांटों की है ही नहीं कहीं। हम तो फूलों की सेज बिछाते हैं, कांटों का ताज लगाते हैं। हम किसी से परेशानी करने की बात ही नहीं आती हमारे ऊपर। हम अच्छी सोच के साथ काम करते हैं। हुड्डा साहब ने 10 साल जो राज किया है वो आज भी किसी से पूछ लें, आप आम आदमी से पूछ लें, फिर से दोबारा यही कहता है कि हुड्डा साहब का राज आए तो हमारे प्रदेश की तरक्की विकास फिर हो जाएगी। उस टाइम पे जितनी बातें थी, बेरोजगारी नहीं थी, महंगाई नहीं थी, और उस टाइम पे आम आदमी को ये जीवन के अंदर शांति मिली हुई थी कि वो अपने काम को करके परेशान नहीं था, बल्कि उससे खुशी मिलती थी। ये पार्टी तो किसानों की आमदनी डबल करेंगे, आज तक भी परेशान नहीं है। कौन सी डबल की है? सिर्फ पोर्टल की बात है, जो कोई बात आ जाए पोर्टल पे चढ़ा दो, उसके बाद में आगे कुछ नहीं होता। मेरी फसल मेरा ब्यौरा, भावांतर भरपाई। आज भी किसान बैठे हैं, इनके पैसे बिक्री हो गई, आज तक उनके पैसे नहीं आए। तो इस सरकार की कार्यप्रणाली क्या बात करते हैं? खट्टर साहब, पूरी बीजेपी कहती है कि जो बीजेपी की सरकार चली वो खर्ची। आपने सुना होगा ना कि बिना खर्ची बिना पर्ची। कांग्रेस के समय में आप पर्ची दीजिए, कुछ रावदान सिंह जी की पर्ची, कुछ इनकी पर्ची, कुछ उनकी पर्ची, ये आपने सुना है ना उनको कहते हुए? कोई पर्ची खर्चे की बात नहीं है। इनके तो ऑन रिकॉर्ड है कि एचपीसीसी बीजेपी को कहते सुना है ना आपने? एचपीएससी के ऑफिस के अंदर से कोई चीज रिकवरी होती है पैसों की, तो उसके बाद मुझसे कोई और ज्यादा प्रूफ देने की जरूरत है? पर्ची खर्ची को तो छोड़ दो आप, एचपीएससी के उसमें ये हो जाए तो बता दे मेरे को। सरकार के खिलाफ जो आदमी बोलता है उसी को डंडों से, लाठी से वो रोकना चाहते हैं। ठीक है, ये कांग्रेस के जितने कैंडिडेट नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं तो हुड्डा साहब एक एक कर करके जा रहे हैं, जैसे सुशील गुप्ता में भी गए, है ना? तो आप में भी आएंगे ही मुझे लगता है। बिल्कुल आएंगे। कल हमारा
और आपके कांग्रेस पार्टी का भविष्य, दीपेंद्र हुड्डा भी आएंगे या आपके भाई आएंगे ना? दीपेंद्र जी के कार्यक्रम अलग बने हुए हैं। अच्छा, दीपेंद्र तो जी भूपेंद्र आएंगे, सिंह हुड्डा आएंगे। उदयभान जी आएंगे और हाँ। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आएंगे। अच्छा, ये सब लोग आएंगे, ये सब जगह जा रहे हैं। वो सिरसा थोड़ा सा दूर पड़ जाता है ना, वो हिस मतलब सिरसा रोहतक से थोड़ा दूर पड़ जाता है। मैं देख रहा था वीडियो कि कहीं साइड में कोने में भूपेंद्र सिंह हुड्डा या उदयभान जी नजर आ जाएं तो दिखे नहीं। मुझे वहां दिखी कुमारी शैलजा तो थी कैंडिडेट, किरण चौधरी, चौधरी बीरेंद्र सिंह और कुछ लोग दिखे मुझे वहां पर। मैं ढूंढ रहा था कि थोड़ा दूर पड़ता है ना, कोने में पड़ जाता है तो व्यस्त होगा कार्यक्रम, शायद इसलिए नहीं जा ऐसा पाए। है, ऐसा है। अब आप नहीं तो मैं कुछ बोलूंगा तो आप सुनिए, कहेंगे कि आप तो बीजेपी आप के तो वही एजेंट जाना हैं। चाहते हैं, आप आप तो वही जाना बीजेपी के चाहते एजेंट हैं, हैं। बोल आपके रहे हैं। दिमाग में ये बात है किस तरह से डिफरेंसेस डालूं मैं। हुड्डा साहब की व्यस्तता ऑलरेडी थी, मैं उनकी आई ना प्री- हूं, सुनो, मैं प्री- आई ना हूं। प्री एंगेजमेंट थी, आईने में- नहीं आईने हैं, आईने में हम भी जो शक्ल है, देखना चाहते हैं। वो दिखेगा सर, है ना? हाँ, देखिए मैं भी एक बात बताता हूँ, हाँ। वो कहते नहीं, हैं मैं- आईने मैं आईने ये के लिए कहाँ कहते कह हैं। रहा हूँ कि अरे डिफरेंस आईने है। आईने मैं सोच रहा था कि सिरसा थोड़ा दूर पड़ जाता है ना, मतलब जाने आने में आप- पूरा दिन खराब हो जाएगा। आप इधर भी तो शायद। सुनो, जो मैं भी बता रहा, आपने आईने की बात की है। वो कहा जाता है कि यूं ही दर भर भटकता रहा मैं, ठीक है, धूल चेहरे पे थी आईना साफ करता रहा मैं। आप इस बात को मत सोचो कि आप हम चेहरे उस पर मत जाओ, आप धूल के ऊपर मत जाओ, इसीलिए तो मैं सच्चाई कह रहा हूं- जानो आप, इसीलिए तो मैं कह सच्चाई रहा हूं- ये है, इसीलिए सच्चाई तो मैं कह रहा हूँ। कि आईना है, इसमें धूल साफ करके देखिए, साफ कुछ करके और देखिए। चेहरा दिख जाए। उनकी व्यस्तता कहीं दूसरी जगह थी, एंगेजमेंट थी, उस जगह से नहीं जा पाए। लेकिन आज भी मैं गारंटी से कहता हूँ, रत्ती भर भी हमारे कांग्रेस के किसी पार्टी के नेता के साथ कोई किसी तरह की 19-20 नहीं है, सबका एक अच्छा, मत है। आपको मेरा तो नाम- मैं एक बात और कहना चाहता हूँ शशि, देखिए आप ये बातें कर रहे हैं, मुझे एक बात बता दें, अगर कांग्रेस का नुकसान हुड्डा साहब करेंगे तो राहुल जी मजबूत होंगे या कमजोर होंगे, मुझे बताइए आप। ये तो मैं आप ही लोगों से पूछ, मैं बताऊं ये तो मेरे को। मैं आपसे ये भी कमजोर पूछता होंगे हूं, मजबूत किरण होंगे। जी से भी अरे पूछता सबसे हूं, पूछता हूं, SRK मैं से भी सबसे पूछता हूं, पूछता हूं, सबसे पूछता हूं सबसे पूछता हूं। अगर वो कांग्रेसी प्रत्याशी की कोई भी आदमी अगर मुखालफत करता है तो उससे राहुल गांधी जी को फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये बता दें मुझे आप। पड़ेगा। पड़ेगा। अरे आप पहुंचेंगे नहीं दिल्ली तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री कैसे बनवा पाएंगे? यही हम कह रहे हैं। हाँ। तो जब राहुल जी को मजबूत करना है तो सब आदमियों को, छोटा मोटा मन में कोई विवाद हो उसको भी भुला करके सारे नेता एकजुट होकर के कांग्रेस की मदद करेंगे, तब राहुल जी जाके दिल्ली के अंदर मजबूत होंगे। ये हम अपने से, ये आप अपनी पार्टी के जितने बड़े नेता हैं उनको नहीं समझाते हैं? वो खुद समझदार हैं, उन्होंने दुनिया देखी है, उनके पास अनुभव है और वो समझते भी है सारी बात को। ऑन अ वेरी सीरियस नोट, बहुत गंभीरता से मैं एक सवाल करता हूं। जब कोई पार्टी 10 साल 12 साल रह जाती है तो एक एंटी इनकम्बेंसी कुछ इलाकों में हो जाता है, नाराजगी हो जाती है। अब कांग्रेस विपक्ष में है, अगर हरियाणा कांग्रेस में एकजुटता रहे, यही सवाल मैंने किरण चौधरी से पूछा था, यही सवाल मैंने रणदीप सुरजेवाला से पूछा था, यही हुड्डा साहब से भी पूछा, यही कुमारी शैलजा से भी पूछा। अगर ये सब एकजुट होते और कांग्रेस, हरियाणा कांग्रेस अगर एक होती, एक ताकत, एक मंच पे सब होते, तो आज कांग्रेस की हरियाणा में, मैं हिंदुस्तान की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, हरियाणा से संबंध है अपना, क्या हरियाणा में आज कांग्रेस का जलवा और तस्वीर अलग नहीं होती? अलग होगा, आपको दिखेगा। आगे आने वाले समय में सरकार बनेगी और यहाँ पर सारी सीटें कांग्रेस जीतेगी। इसको आप जलवा नहीं मानते? जींद बाई इलेक्शन में जब नॉमिनेशन फाइल हो रहा था तब कुलदीप बिश्नोई भी कांग्रेस में थे। मैंने आखिरी बार उस नॉमिनेशन फाइल करते वक्त मैंने सारे कांग्रेस के लोगों को एक साथ देखा था, कैप्टन अजय यादव, किरण चौधरी, शैलजा जी, रणदीप जी, हुड्डा जी, कुलदीप बिश्नोई जी। और तब मैंने कहा था कि ये दृश्य कितना मनमोहक है, शोले फिल्म के सारे लोग एक साथ एक मंच पे खड़े हैं। वो दिन है और आज का दिन है, कभी कांग्रेस के सभी लोग इकट्ठा खड़े नहीं हुए। आप भिवानी जाते हैं, वो एक आपका कार्यक्रम है, क्या विपक्ष आपके समक्ष, वहां पर आप भिवानी जाते हैं, किरण चौधरी नहीं होती हैं, पड़ोस में किरण चौधरी एक अलग काम कर रही होती हैं। और ये सवाल मैं आपसे करूंगा तो आप मुझे कहेंगे कि आप तो बीजेपी के एजेंट हैं। ये सच्चाई नहीं है क्या? नहीं, सच्चाई ये है कि आप वही इशू उठाना चाहते हैं जहां पर आपको लगता है कांग्रेस को नुकसान हो जाए। मैं आप जो इसलिए मैं मेहमान कहना नहीं, चाहता हूं जो आपको। मेहमान सामने है, जो मेहमान सामने है, हाथ कंगन को आरसी क्या, यूट्यूब पे सारे, फेसबुक पे लिंक सारे पड़े हुए हैं, आप सबको देखिए और तब ये समझ में आएगा। प्रेस की बात तो सुनो शशि जी, मैं बताता हूं, प्रेस की बात के ऊपर बात आती है
हिंदुस्तान के अंदर किसी कोने से जाकर के पूछ लो, प्रेस के भाइयों ने जो अपनी अविश्वसनीयता अब साबित मेरा करी है नाम ना। शशि रंजन है। शशि रंजन जी सुनो, मेरा नाम शशि भाई रंजन मुझे है। बता, शशि इसी भाई वक्त आप बोलिए 2-4-5 लोगों को मोबाइल पे मनोहर लाल खट्टर जी का यही अभी 10 दिन पहले का इंटरव्यू, नायब सैनी जी का, दुष्यंत चौटाला जी का, सबका इंटरव्यू एक एक मोबाइल पे खुलवाइए और उसको सुनवा लीजिए। नहीं, मैं समझता मेरा हूँ धर्म आपकी है। स्पष्टवादिता के बारे मेरा में मैं धर्म जानता है हूँ, सवाल इसमें कोई करना। नहीं। मैं मेरा धर्म स्पष्टवादिता है के बाद सवाल करना, हाँ, है ना। हाँ। जो भी ऑपोजिशन का है वो आपसे करना, जो आपके सवाल होंगे वो थोड़ा opposition से मैं आपसे करूंगा। कहना चाहता जी। हूँ, किसी पूर्व व्यस्तता की वजह से मान लिया नहीं जा पाया एक व्यक्ति, उसी को इश्यू बना करके आप चलते हैं। आपने कभी आज तक ये नहीं पूछा कि हरियाणा सबसे ज्यादा बेरोजगारों की संख्या में क्यों है, हरियाणा 63% बिलो पॉवर्टी लाइन की संख्या में क्यों आ गया। ये सरकारी डाटा है, आपने देखा ये होगा। क्या क्या पूछना चाहिए। ये बीजेपी के जब मेहमान होते हैं सामने ना, उनका इंटरव्यू देखिए, आप जितना सवाल उठाते हैं ना, आपसे 10 गुना ज्यादा सवाल वहां, आप एक बार देख लीजिएगा। व्यस्त रहते हैं, देख नहीं पाते हैं, तो ठीक है। तो हरियाणा में क्या माना जाए, 10 हरियाणा सीटें हैं। 10 सीटें हैं, 10 की 10 कांग्रेस की, 9 कांग्रेस, 1 अलाई। ये 10 की 10 10 की 10 मतलब आप आश्चर्यचकित परिणाम देखोगे। अच्छा। हाँ, और एक बाई इलेक्शन भी है करनाल में, बाई इलेक्शन भी करनाल में है, बिल्कुल। मुख्यमंत्री यहाँ खड़े हाँ, हैं, मुख्यमंत्री जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो ये लगता है कि 10 की 10 आप की जीत 10 जाएंगे, पक्का। है ना। हाँ, और किरण चौधरी जी इसके यहाँ जाके चाय पी करके आ जाइए, मतलब मेल नहीं मिलाप तो मैं रहना देखिए, चाहिए। हमारा संबंध अच्छा है। हाँ। श्रुति हमारी बेटी है, संबंध अच्छा है। 5 तारीख को उन्होंने अपनी वर्कर मीटिंग रखी हुई है, मेरी 2 बार मुलाकात हो चुकी है, बिल्कुल कोई तो बात वो नहीं। वर्कर ये मीटिंग में आप भी जाएंगे या वो सिर्फ वो रहेंगी? नहीं, मैं भी जाऊंगा और वो भी होंगी। अच्छा, सब लोग होंगे। हाँ, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो राव दान सिंह जी ने शशि रंजन को खरीद लिया, ये बीजेपी वाले कह देंगे, आप कह देंगे कि बीजेपी ने खरीद लिया। चमड़ी मोटी हो गई है सर, अब ये सब सुनते सुनते सुनते। ठीक है, मेरा धर्म है ये कहना। ये राव दान सिंह जी थे। जो सवाल आपके बनते हैं या जो ऑपोजिशन सवाल उठा रही है, वो सवाल पूछना मेरा धर्म है। नीम का पत्ता, करेले का जूस खिलाते रहना चाहिए, बीपी शुगर सब कंट्रोल में रहता है। बाद बाकी 4 जून को नतीजे आएंगे। तो एक पूछ लूं कि वो लड्डू सड्डू का ऑर्डर दे दिया आपने या अभी 4 जून के लिए वेट करेंगे? वो दे रखा है। हाँ। वो दे रखा है, ये जनता है ना, ये लो, हाँ। ये जनता है ना। हाँ। ये इस बात का बयान करती है हाँ। कि लड्डू मतलब 4 कैसे जून खाना। का लड्डू का ऑर्डर दे दिया? बिल्कुल, ये जनता ने पहले दे रखा है ये। अच्छा, दे दिया है, ठीक है। मैं तो इसलिए पूछ लेता हूं, एक स्टेट में एक पार्टी ने 9-10 बजे लड्डू बंटवा दिया था। एक राज्य है हिंदुस्तान का, उसमें एक पार्टी विशेष ने काउंटिंग के दिन 9-10 बजे लड्डू बंटवा दिया। पता चला कि 10:30 बजे सब लड्डू बांध के गाड़ी में रख के अपने घर ले जाना पड़ा था। ये हमारे साथी वो नहीं है। हाँ। ये सिचुएशन को भाप के सही परिणाम, सही दृष्टि सही से, साइज विचार का। से, सही टाइम के इंतजार में। सही साइज का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। 4 धन्यवाद। तारीख का आप भी इंतजार कीजिए, 4 तारीख का हम भी इंतजार करेंगे, और अपना काम तो लड्डू खाना है। जिसके घर आपको लड्डू खिलाए। बटेगा उसके घर चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। और इससे चिंतित मत हो जाइए कि मैं किसने मुझे खरीद लिया। मैं दिन भर में 3 बार 4 बार खरीदा जाता हूं और बेचा जाता हूं। मेरी भी चमड़ी मोटी हो गई है। आप बस थर्मामीटर लगा रहा हूं, टेम्परेचर नोट करते रहिए, कहां कहां तिलमिलाहट है वो नोट करते रहिए। बाकी 4 जून को। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।